हम्म। देखो, चैप्टर का नाम है यहाँ पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। ये सबसे पहला लेसन है इस सब्जेक्ट का। तो कॉर्पोराइजेशन क्या होता है, कॉर्पोरेटाइजेशन हम लोगों का होता है। जैसे पहले क्या होता था, पहले बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज अभी हम लोग सुनते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी, ये जो हम लोग सुनते हैं, बेसिकली एक्सचेंज होता क्या है, जहां पे सारे कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्टेड रखते हैं। मतलब रिलायंस या टाटा या जितने बैंक्स हम लोग सुनते हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक्स, ये सारे बैंक्स के जो इक्विटी शेयर्स हैं, वो पब्लिक को वो किसके थ्रू बेचेगा, किसके थ्रू सेल करेगा, वो पब्लिक को एक्सचेंज के थ्रू सेल करेगा। लाइक अगर एचडीएफसी बैंक को अपने शेयर्स हम लोगों तक पहुंचाने हैं, तो वो कैसे पहुंचाता है, वो बीएससी और एनएससी में अपने शेयर्स को लिस्टेड कर देता है। लिस्टेड करने से क्या होता है, हमें वो शेयर्स खरीदने का एक्सेस मिल जाता है। लाइक वी कैन बाय और सेल दो शेयर्स थ्रू दीज एक्सचेंजेस। नाउ पहले क्या होता था, इस एक्ट के पहले क्या होता था, मीन्स ये जो अभी एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 1956 का, इस एक्ट के पहले क्या होता था, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था या फिर एनएससी था, ये सब एओपी था। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर बीओआई था। बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही इस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करते थे। मतलब एक्सचेंज का रूल्स कौन बनाता था, कोई ग्रुप ऑफ पीपल। या फिर जैसे कि अभी एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पर पहले कैसा था, पहले इसको, इस एक्ट के पहले क्या था, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा था। इस ये एओपी था, बीओआई था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल विल कंट्रोल द एक्सचेंज। मतलब अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी रूल्स हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, इसे बीएससी खुद कंट्रोल कर रहा है। बट इस एक्ट के बाद एक्सचेंज को एक कंपनी बना दिया गया, कॉरपोरेट बना दिया गया। कॉरपोरेट वर्ड का मतलब होता है कंपनी। अगर ये कॉरपोरेट वर्ड का मतलब पे हम लोग ध्यान दें, तो कॉरपोरेट वर्ड का मतलब ही है कंपनी। तो इन सारे एक्सचेंज को बोला गया कि तुम लोग कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एओपी या कॉरपोरेट सोसाइटी नहीं हो, तुम लोग कंपनी हो। तो एक्सचेंज को कंपनी बना दिया गया, इसलिए लिखे हैं इट मींस द सक्सेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। पहले ये सब किसमें रजिस्टर्ड था, ये पहले तो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था, बीओआई, या फिर एक कॉर्पोरेट सोसाइटी था। कॉर्पोरेट सोसाइटी रजिस्टर्ड होता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बाय अनदर स्टॉक एक्सचेंज। बी अब क्या हुआ, बीइंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज कैरिड ऑन बाय सच इंडिविजुअल्स और सोसाइटी। ऐसा अब सेक्शन 2 सबसेक्शन डबल ए में लिखा गया है कि अब बीएससी कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। अब सारे स्टॉक एक्सचेंज एक कॉरपोरेट है, एक कंपनी है। तो कॉरपोरेटाइजेशन का मतलब होता है जब एओपी या बीओआई से वो कन्वर्ट हो गया कॉरपोरेट में। कौन कन्वर्ट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, सारे स्टॉक एक्सचेंज। अब दूसरा वर्ड है डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन का सेक्शन क्या है, 2 सबसेक्शन ए बी। ए है कॉर्पोरेटाइजेशन, ए बी है डीम्यूचुअलाइजेशन। सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आंसर आएगा तो सेक्शन लिखना ही होगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सिंपली सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये बहुत कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जैसे पहले क्या होता था, जब कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं था, तो बीएससी जो ओनर था उसका, वही उसे मैनेज करता था। अभी मैनेजमेंट अलग पार्ट है, मैनेजमेंट कर रहा है सेबी, और ओनरशिप है जो उसके ओनर बने हैं। जैसे कि
जैसे कि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर कौन होता है पहले ये समझ लेते हैं, हु इज स्टॉक ब्रोकर। जैसे कि बीएससी है, जैसे एक बैंक है, जैसे अगर एचडीएफसी बैंक है, उसे अपना शेयर्स बेचना है, तो वो अपना शेयर्स कहाँ जाके लिस्ट करता है? लिस्ट करना मतलब रजिस्टर करना। वो कहाँ जाके लिस्ट करेगा? कोई भी एक्सचेंज में। एग्जाम्पल बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एचडीएफसी अपने शेयर्स को लिस्ट कर दिया। लिस्ट कर दिया, अब हमें वो शेयर्स खरीदना है, बट अब मुझे इतना शेयर्स का नॉलेज नहीं है, मुझे शेयर्स खरीदना नहीं आता, या मुझे नहीं पता किस शेयर्स में पैसा लगाएं। मेरे पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बट मेरे को नहीं पता शेयर्स कैसे खरीदना है, कौन सा शेयर्स खरीदे, अगर गलत खरीद लिए तो डूब जाएगा। ये सब मुझे परचेज सेल ये सब समझ नहीं आता, तो फिर हम कैसे खरीदेंगे? तो हम जाएंगे कि स्टॉक ब्रोकर के पास। स्टॉक ब्रोकर इज अ थर्ड पार्टी। वो उसके पास हम जाकर बोलेंगे कि मेरा ये शेयर्स, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मुझे शेयर्स खरीदने हैं, आपके हिसाब से मुझे किस कंपनी के खरीदने चाहिए, कब बेचना चाहिए, मुझे ये सब आप करके दो। तो स्टॉक ब्रोकर बोलेगा ठीक है मैं आपके लिए करूंगा, बट मुझे इसके लिए कुछ ब्रोकरेज चाहिए होगा, कोई कमीशन चाहिए होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है। तो वो पर ट्रांजैक्शन पैसा लेता है, वो अलग बात है। बट स्टॉक ब्रोकर कौन है? स्टॉक ब्रोकर एक थर्ड पार्टी है, जो स्टॉक एक्सचेंज से हम कस्टमर को, हम इन्वेस्टर को रिलेट करता है, हमें काम करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर, अब सोचो किसी स्टॉक ब्रोकर को किसी एक्सचेंज का मेंबर बनना है, मेंबर बनना है, तो वो कैसे मेंबर बनेगा, किसके परमिशन से बनेगा? वो सेबी से अप्रूवल लेगा कि मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना चाहता हूँ। मतलब मेंबर बनना मतलब आज क्या कोई भी आदमी उठकर स्टॉक ब्रोकर बन जाएगा? मतलब आज अगर मैं बोलूंगी कि मुझे पैसे दे दो, मैं तुम लोग, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो मतलब ये तो गलत होगा। मतलब मैं, हो सकता है मैं कौन हूँ, हो सकता है मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, बट मुझे किसने ये राइट दिया है कि मैं पब्लिक का पैसा लेकर एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दूं? तो स्टॉक ब्रोकर शुड बी द मेंबर ऑफ बीएससी। स्टॉक ब्रोकर को से कोई भी एक्सचेंज का, बीएससी का मेंबर बनना होगा, तभी वो अपने आप को स्टॉक ब्रोकर कह सकता है। तो अगर एक स्टॉक ब्रोकर को मेंबर बनना है सेबी का, एक्सचेंज का, तो उसको पहले सेबी से अप्रूवल लगेगा। इसलिए हम इसमें लिखे हैं, इट मीन्स द सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पहला बार डीम्यूचुअलाइजेशन में ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग रखा गया है फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेबी। इसलिए हम लिखे हैं इस एक्ट के पहले, एक्चुअली पहले क्या होता था, जो मेंबर होते थे वही ओनर होते थे और वो खुद ही ब्रोकर बन जाते थे। मतलब जब कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ था, जब सेबी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था, ये एक्ट नहीं आया था, तब क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज जो था, वो मेंबर का मतलब होता है ओनर, जो मेंबर था वही ब्रोकर बन जाता था, मतलब जो ओनर है वही ब्रोकर बन जाता था। तो ऑब्वियसली वो सारा रूल्स सब कुछ अपने हिसाब से बनाएगा, हम लोग किसी से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अब या तो ओनर बनो या तो ब्रोकर बनो, मतलब अगर मेंबर है तो हम ब्रोकर नहीं हो सकते, अगर हम ब्रोकर है तो हम मेंबर नहीं हो सकते, हमको अलग रहना होगा, हमको कोई एक चूज करना होगा। इसलिए लिखा है ओनरशिप और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स ब्रोकर, ओनर्स मतलब मेंबर। तो ये सेग्रीगेशन किया है, डीम्यूचुअलाइजेशन। तो सीएनडी स्कीम मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन, सीएनडी स्कीम अगर आता एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सी एंड डी स्कीम, तो हम लोग पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन को एक्सप्लेन कर देंगे। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, स्पॉट मतलब ही तुरंत, स्पॉट डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी का मतलब होता है जैसे आज अगर मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो हम अब भी पैसे देंगे, मेरे को अब भी शेयर्स मिल जाएगा, इसको कहते हैं स्पॉट डिलीवरी। इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट्स ऑफ प्राइस आइदर ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे। मतलब कभी कभी एक दिन लग जाता है हमारे अकाउंट में शेयर्स आने में, बट बेसिकली सेम डे आ जाता है या फिर नेक्स्ट डे आ जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द सेम डे। तो बेसिकली हम अगर आज सिक्योरिटी लिए पैसे दे रहे हैं, तो मुझे आज ही सिक्योरिटी मिल जाएगा, इसको कहते हैं स्पॉट डिलीवरी। तो क्वेश्चन हो सकता है कि मैम क्या ऐसा भी होता है कि पैसा आज दे रहे हैं और शेयर्स मुझे 3 महीने बाद मिल रहा है? हाँ, ऐसा भी होता है।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि हम लोग पैसे आज दे रहे हैं, हमें शेयर्स 3 महीने बाद मिल रहा है या 4 मंथ्स बाद मिल रहा है। वो लिखा होता है 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 4 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमें 3 महीने 4 महीने बाद हमारा शेयर्स मिल रहा है। बट स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम आज पैसे देते हैं तो हमें आज ही अपना शेयर्स हमारे अकाउंट में मिल जाता है, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे मिल जाता है। और स्टॉक एक्सचेंज का मतलब भी हम लोग का बहुत अच्छे से क्लियर है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पे हम लोग अपने शेयर्स को, अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड करते हैं, और ये रेगुलेटेड बाई सेबी रहता है। तो ये डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड होता है सेबी से। और इंडिया का दो अपना स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, जो ये बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक, शेयर्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, जो गवर्नमेंट का कंपनी का शेयर्स होता है। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स को हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। इसे हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बॉन्ड्स भी कहते हैं। जब भी हमको कोई बोलता है हम तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो बॉन्ड्स ही दूसरा वर्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। और एक वर्ड है बेसिकली डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स भी एक वर्ड है। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है जिस इसके अंदर बेसिकली, जैसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, सिक्योरिटीज का मतलब अगर कोई पूछे, सिक्योरिटीज का मतलब हम बोलते हैं शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन सारी चीजों को हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं। तो फिर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जिसमें हम लोग शेयर्स में तो इन्वेस्ट करते ही हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर ये सब तो है ही, मतलब डेरिवेटिव्स मीन सिक्योरिटीज तो है ही, कमोडिटी भी होता है। कुछ लोग कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटी का मतलब हो सकता है गोल्ड, कमोडिटी का मतलब पोटैटो, वीट, अनियन, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स के अंदर कौन सा मार्केट कवर होता है? इसके अंदर मार्केट कवर होता है स्पॉट मार्केट, जो अभी हम बोले कि अभी शेयर्स देते हैं, अभी पैसे मिल जाते हैं। इसको डिटेल में हम लोग का बाद में एक चैप्टर है डेरिवेटिव्स पे, पूरा एक चैप्टर है, वहां पे डिटेल में एक एक मार्केट को पढ़ेंगे, बट अभी मार्केट को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें कवर होता है फ्यूचर मार्केट। जैसे अगर अभी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से नॉर्मली शेयर्स खरीदेंगे तो फ्यूचर मार्केट कवर नहीं हो सकता। अभी पैसा दे रहे हैं, 3 महीने बाद शेयर्स मिल रहा है, ऐसा सब कर रहे हैं, तो हम लोग डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। फिर है हम लोग का फॉरवर्ड मार्केट। इसमें हम लोग ऑप्शंस, स्वैप, ये सब बाद में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब डिटेल में क्या है बाद में पढ़ेंगे। बट जैसे शेयर्स के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए बीएससी और एनएससी है, मतलब अगर हमें किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को खोलेंगे और वहां से शेयर्स खरीद लेंगे। बट अगर हमें किसी कंपनी के कमोडिटी पे पैसा लगाना है, जैसे कि जैसे अगर तुमको एग्जाम्पल दे, जब अनियन का प्राइस बीच में बहुत बढ़ गया था, प्याज का दाम बहुत ज्यादा 100 क्रॉस कर गया था, तो कुछ कुछ कंपनीज अनियन पे पैसा लगाने लगा था, कोई कोई बैंक्स अनियन पे भी पैसा लगाने लगा था। तो अगर हमें भी अनियन पे पैसा लगाना है, अनियन पे पैसा लगाने का मतलब क्या हुआ, आज हम प्याज खरीद रहे हैं, जैसे शेयर्स के केस में करते हैं, शेयर्स आज हम खरीद रहे हैं 50 रुपए में, खरीद के हम लोगों ने रख दिया। जब उसका दाम 100 रुपीज हो गया तो हम लोग अपना शेयर्स बेच दिए, एक शेयर पे 50 रुपया प्रॉफिट करके निकल गए। उसी तरह प्याज में भी लोगों ने किया था। आज 1 केजी प्याज 50 रुपया का है, मुझे पता है अभी प्याज का दाम और बढ़ने वाला है, तो हम क्या किए, 5 केजी प्याज पे पैसा लगा दिए, 5 केजी प्याज हम खरीद लिए। बाद में प्याज अगर 70 रुपीज केजी हो गया तो हम, मेरे पास जो प्याज था वो प्याज का हम सेल कर दिए। ये डेफिनेटली अनियन नहीं है, मेरे पास कमोडिटी नहीं है, ये मेरे पास जैसे शेयर्स हाथ में नहीं होता, कमोडिटी भी हाथ में नहीं होता, ये सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। तो कमोडिटी पे भी पैसा लगाते हैं हम लोग। तो अगर शेयर्स के लिए बीएससी और एनएससी है, तो कमोडिटी खरीदने के लिए क्या है, कमोडिटी खरीदने के लिए एमसीएक्स है। एमसीएक्स भी एक तरीके का एक्सचेंज है,
जिसमें कमोडिटी खरीद सेल होता है। अभी लेटेस्ट एकदम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ कमोडिटी को लिस्ट किया है अपने अंदर, अभी स्टार्ट हुआ है बीएससी में कमोडिटी बेचना, बट पूरा पूरी एमसीएक्स सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग ही करता है। तो बीएससी एनएससी बहुत फेमस है क्योंकि जनरली लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं, कमोडिटी में पैसा लगाने के लिए हमें एमसीएक्स में जाना पड़ता है, बीएससी में नहीं। अब हम लोग दो बात सुनते हैं, एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। हम लोग जो ये सिर्फ बोलते हैं ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा और भी स्टॉक एक्सचेंज है, पर हमें वो उतना पता नहीं है क्योंकि उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला है। रिकॉग्निशन किससे मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर सोचो आज हम लोग खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज खोलना चाहते हैं, तो हम लोग उसके क्या बन जाएंगे? ओनर, मेंबर। जो अभी मैंने कहा था मेंबर और ब्रोकर अलग अलग होते हैं। तो अगर हम लोग मिलकर एक एक्सचेंज ओपन करते हैं, से एबीसी एक्सचेंज, अगर हम लोग एबीसी एक्सचेंज खोलते हैं तो हम लोग उसके ओनर हैं, हम लोग उसके मेंबर हैं। पर ये रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नोटिस देना होगा, लेटर लिखना होगा कि हमारे एक्सचेंज को रिकॉग्निशन दे दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बहुत कुछ देखता है और हमें रिकॉग्निशन देता है। बट फेमस तो अभी दो ही है, ऐसा नहीं है दो ही रिकॉग्नाइज्ड है, और भी रिकॉग्नाइज्ड है, पर ये सब इंडिया का सबसे बड़ा है इसलिए फेमस है। पर तो एक बार अगर रिकॉग्निशन मिल गया तो हम लोग उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जब तक उसे रिकॉग्निशन नहीं मिला, वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज रहता है, वहां पे भी परचेज सेल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज है तो सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड तो है, बट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब अगर सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एबीसी को, एबीसी स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन दे दिया, एबीसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बन गया, तो क्या कभी उसका रिकॉग्निशन गवर्नमेंट उससे छीन सकता है, विड्रॉ कर सकता है? हाँ, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एक्सचेंज को रिकॉग्निशन दे दिया था, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बन गया था, उसके बाद उसने कोई भी रूल्स ब्रेक किया, तो गवर्नमेंट उसका रिकॉग्निशन उससे विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ करना मतलब कैंसिल करना, कैंसिल कर सकता है। कैसे करेगा? गवर्नमेंट उसको एक रिटन नोटिस भेज देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, डेफिनेटली ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, वो उसको एक रिटन नोटिस भेज देगा और वो उसका रिकॉग्निशन उससे चला जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या पावर है एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, ये जो वो देता है परमिशन, रिकॉग्निशन देता है, इस क्या सिर्फ यही पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का? नहीं। इसे लर्न करने के लिए ऐसे लर्न करना, पी स्क्वायर एस स्क्वायर डी आई आर, ये ऐसे याद रखते हैं हम लोग, पी स्क्वायर एस स्क्वायर डी आई आर। ये कैसे याद रहेगा? पहला पी से पीरियोडिकल रिटर्न, मतलब बोल सकता है वो कि टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न एंड डायरेक्ट इंक्वायरीज। सेक्शन 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हमसे हमारा पीरियोडिकल रिटर्न के बारे में पूछ सकता है कि क्या रिटर्न्स है तुम्हारे, और कोई भी डायरेक्ट इंक्वायरी भी कर सकता है। सेक्शन 8 के हिसाब से ये टू डायरेक्ट रूल्स, तो पी स्क्वायर से क्या है? पीरियोडिकल रिटर्न्स और प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट्स। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिट कर दे, ब्रेक कर दे, हो सकता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ है वो कैंसिल कर सकता है। तो पीरियोडिकल रिटर्न और प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट, तो पी स्क्वायर से ये हुआ। एस स्क्वायर से हुआ सुपरसीड कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटा सकता है। जैसे सोचो आज रिलायंस अपने शेयर्स को सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके रखा है, बट रिलायंस ने कुछ ऐसा गलत किया है, तो सेबी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि रिलायंस को स्टॉक एक्सचेंज से सुपरसीड कर दे। सुपरसीड करना मतलब हटा देना। तो ये एस स्क्वायर हुआ, सुपरसीड कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी कंपनी को, सस्पेंड कर सकता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, मतलब बोल सकता है कि तुम्हारा और रिकॉग्निशन नहीं है। हम एक ही समझाए थे ये वाला। तो बेसिकली सस्पेंड कर सकता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से उसका रिकॉग्निशन को। डीआईआर क्या है? टू डायरेक्ट रूल्स और मेक रूल्स।
हो सकता है कोई भी रूल्स बता भी सकता है, कोई भी रूल्स को बना भी सकता है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई भी नया रूल ला सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेबी में या स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी नया रूल्स आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट है DIR का इशू डायरेक्शन होगा ये, डायरेक्शंस। हमें आगे का डायरेक्शंस बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स, कोई भी रूल्स को डेलीगेट करता है। डेलीगेट करना मतलब बताना कि तुमको आगे क्या करना चाहिए। डेलीगेशन अथॉरिटी, डेलीगेशन वर्ड का मतलब ही होता है किसी को बताना कि तुमको क्या करना चाहिए। तो P² पीरियोडिकल रिटर्न मांग सकता है, प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। S² सुपरसीड कर सकता है, किसी भी कंपनी को सस्पेंड कर सकता है, किसी भी रिकॉग्निशन को। D हुआ डायरेक्ट कर सकता है किसी भी रूल को, इसको कहते हैं मेक रूल्स। डायरेक्ट रूल्स मतलब मेक रूल्स। I हुआ इशू डायरेक्शन, हम लोगों को बता सकता है आगे हम लोगों को क्या करना है। R होता है हम लोगों का नहीं, यहाँ पर हम लोग DID लिखते हैं। तो P²S²DID, ये हम लोगों को लर्न रखना है, पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब ये सारा जो डिस्कशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर का था, बट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होकर क्या पावर मिल जाता है? डेफिनेटली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास वोटिंग राइट का पावर होता है। मतलब मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट, इसका मतलब है हम अपने वोटिंग राइट के हिसाब से, मेरे पास जितना वोटिंग राइट है उस हिसाब से हम रूल्स बना सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद हम कोई भी रूल्स बना सकते हैं। डिपेंड करता है, रेस्ट्रिक्टिंग मीन्स उतना ही जितना मेरा वोटिंग राइट है। रिकॉग्नाइज हो जाने से ही हमको जो मन करेगा हम रूल बनाएंगे ऐसा नहीं है, बट जितना मेरा वोटिंग राइट है उस हिसाब से एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज रूल्स बना सकता है। टू मेक बाई लॉज, बाई लॉज का मतलब होता है डूज एंड डोंट्स। बाई लॉज वर्ड का मतलब ही होता है डूज एंड डोंट्स। मतलब हम ये रूल बना सकते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। डूज एंड डोंट्स मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको बाई लॉज बोलते हैं। तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बाई लॉज बना सकता है कि ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज करना होगा। सेबी के पास क्या पावर्स है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। सेबी के पास क्या पावर है? टू मेक और अमेंड बाई लॉज ऑफ RSE। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बाई लॉज बना देगा तो क्या वो अप्रूव हो जाएगा? नहीं, बना सकता है। यहाँ हम लिखे मेक, बना सकता है, बट उसको अमेंड कौन करेगा? मतलब अमेंड करना मतलब लागू करना, उसको लागू कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा? सेबी। मतलब अगर RSC ने, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने कोई बाई लॉज बनाया है तो उसको अमेंड कौन करेगा? सेबी। टू मेक रेगुलेशंस, डेफिनेटली सेबी कोई भी रेगुलेशंस ला सकता है। तीसरा है पावर टू एडजुकेट, एडजुकेटिकेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी तरीके का अगर, मतलब एडजुकेट बेसिकली एक लीगल टर्म है, हम इसका मीनिंग लिखा देते हैं। तो एडजुडिकेट का मतलब होता है कि सेबी के पास पावर है कि वो कहीं कहीं पे अगर डिस्प्यूट हो रहा है, कहीं भी झगड़ा हो रहा है, तो वो अपना जजमेंट दे सकता है कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। ये पावर मतलब अगर जजमेंट पावर है, फॉर्मल जजमेंट पावर है, तो ये सेबी के पास है अगर कहीं पे डिस्प्यूट हो रहा है, अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो। अब पूरा पेनल्टीज, अब अगर कोई भी ये ऊपर पढ़े हुए सारे रूल्स और रेगुलेशंस को कोई भी ब्रेक करता है तो पेनल्टी लगेगा, डेफिनेटली पेनल्टी लगेगा। बट कितना पेनल्टी लगेगा? अलग अलग चीज का अलग अलग पेनल्टी है। अगर कोई पीरियोडिक, जैसे कि अभी हम बोले थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पीरियोडिकल रिटर्न मांग सकता है, वो बोल सकता है अपना पीरियोडिकल रिटर्न दो। अगर पीरियोडिकल रिटर्न देने में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फेल्ड हो जाता है, नहीं दे पाता है, जैसे जो रिकॉग्नाइज नहीं है उससे कुछ मांगता ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी, क्योंकि वो तो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। बट अगर कोई रिकॉग्निशन लिया है, अपने आप को रिकॉग्नाइज किया है, तो फिर अगर उससे सेंट्रल गवर्नमेंट मांग लेता है पीरियोडिकल रिटर्न तो उसे देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाता है तो उसके ऊपर 5 लाख से 25 करोड़ तक का फाइन है। तो बेसिकली इसको ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखते जाओ, 5 लाख से 25 करोड़ तक का फाइन है। कब है? अगर कोई पीरियोडिकल रिटर्न देने में फेल्ड हो जाता है तब उसके ऊपर 5 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 25 करोड़ तक का फाइन है।
फिर है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड। अगर हम लोग कोई भी पेनल्टी पे नहीं किए हैं, कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन वर्ड का मतलब ही ऑफेंस, ये हर वक्त यूज होगा, कॉन्ट्रावेंशन। तो अगर हम लोग कोई भी वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड, अगर हम पेनल्टी अभी तक पे नहीं किए हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगा। जैसे अगर हम पीरियोडिकल रिटर्न मेरे से मांगा था, हम देने में फेल्ड हो गए, हम नहीं दिए, मेरे ऊपर 5 लाख का पेनल्टी लगा, हम ये पेनल्टी भी नहीं दिए, तो पेनल्टी नहीं देने के लिए 1 लाख से 1 करोड़ तक का पेनल्टी लग जाएगा। 1 लाख टू 1 करोड़, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ का पेनल्टी मेरे ऊपर लग जाएगा। तीसरा है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और रिटर्न। अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन मांगा गया था, कुछ मेरे को रिटर्न मांगा गया था, वो हम नहीं दिए हैं, तो इसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगा 1 लाख से 1 करोड़ का फॉर ईच डे। ये भी लिख लो, 1 लाख टू 1 करोड़ फॉर ईच डे मतलब यहाँ बाकी बाकी दोनों में तो एक बार, अगर मेरे को बोला है 5 लाख दो, तो से हम 15 दिन बाद 5 लाख दे दिए, तो भी 5 लाख ही देना पड़ा। यहाँ पर भी 1 लाख बोला है तो 10 दिन बाद भी अगर पेनल्टी पे कर रहे हैं तो 1 लाख ही देंगे। पर अगर यहाँ पे पेनल्टी लगा 1 लाख का और हम 10 दिन लगा दिए देने में, तो हमको 10 लाख देना होगा, मतलब एक दिन का 1 लाख रुपया मिनिमम लगेगा यहाँ पे। उसके बाद पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विथ